साइंस 9.1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास नंबर 11। तो ये हमारी साइंस क्लास 9 का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये हमारी लास्ट क्लास है। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप चैप्टर जो 1 है उसकी क्लास नंबर 1 से रिवीजन करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कौन सा स्टेट होता है। कोई भी मैटर का 3 स्टेट होता है जनरली जो हमें स्टडी करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, एक हमारे पास स्टेट होता है। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है उसमें वाटर क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है लिक्विड भी होता है, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन शुरू हो जाता है सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट पे, और यहीं पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ वो गैस या वेपर नहीं होता है, लिक्विड भी रहता है। वहाँ पर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, पर लिक्विड भी प्रेजेंट रहता है और वेपर स्टेट भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर लिक्विड भी होगा और यहाँ पर आपका गैस भी होगा। तो लिक्विड और गैस दोनों आंसर होगा, या गैस की जगह वाटर वेपर लिख सकते हैं क्योंकि वाटर है, तो ये गैस में इसका नाम होता है वाटर वेपर, या गैस पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। पहला, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड एन आयरन एल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब जनरली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास को, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसके आसपास को हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो वाटर इस टेम्परेचर में एक लिक्विड होता है और आयरन एल्मीरा सॉलिड होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेम्परेचर में ये जो मैटर है, वाटर भी एक मैटर है, आयरन एल्मीरा वो भी एक मैटर है। तो ये दोनों क्या करते हैं, उस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक स्टेट का डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है। ठीक है, अगर हम लोग सॉलिड की बात करें, ठीक है, वो रैंडम मोशन में नहीं होता है, उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, वैसे जो वाटर है उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड गैस। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक वो फुलफिल करते हैं उस टेम्परेचर पे, तो वो लोग उस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो पहला हमारे पास है कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड हैज़ फ्लूइडिटी। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है, तो उसके पास फ्लूइडिटी होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अबव रूम टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक के अलावा एक और फैक्टर होता है कि वो जो टेम्परेचर मेंशन्ड है वो गिवन मैटर के बॉइलिंग पॉइंट के कितने से ज़्यादा है या कम है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है या कम है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई मैटर है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, वो मैटर टी टेम्परेचर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर वो टेम्परेचर टी उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो वो जो मैटर है वो मैटर सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये टेम्परेचर टी जो है वो क्या है, आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो वो जो मैटर है वो मैटर आपका किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो आपका किस में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर में वाटर का स्टेट बताना है, तो वो लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक को तो फुलफिल करता है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस जनरली रूम टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री 25 या थोड़ा उसके आसपास। ठीक है, वहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है, यहाँ पर मैटर हमारा वाटर हो गया, वाटर के लिए देख रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर टी 25 डिग्री सेल्सियस या जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ लाई करता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस तो उसके आसपास के सारे टेम्परेचर्स इनके बीच में लाई करते हैं, तो इसलिए वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इक्वल टू नहीं है, पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस में पता है वो सॉलिड लिक्विड दोनों रहता है मेल्टिंग पॉइंट पे, और बॉइलिंग पॉइंट पे वो लिक्विड और वेपर दोनों रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है कि एन आयरन एल्मिरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो फिर से हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सब बहुत ही ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो गिवन रूम टेम्परेचर है वो आपका बहुत बहुत कम है मेल्टिंग पॉइंट से, तो आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। हम लोग और भी लिख सकते हैं इसमें कि एट रूम टेम्परेचर आयरन हैज़ अ फिक्स्ड शेप, जो सॉलिड में होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम जो सॉलिड में होता है, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अबव द रूम टेम्परेचर, हेंस एन आयरन एल्मिरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास है वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो वाटर हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास शुगर है, और शुगर के बाद हमारे पास क्या है, तो शुगर के बाद ऑक्सीजन है। तो हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इसको हमें अरेंज करना है। तो हमारे पास एक क्या हो गया, तो एक हमारे पास हो गया वाटर, वाटर के बाद हमारे पास क्या हो गया, शुगर, और शुगर के बाद हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम हमारा गैस में होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वाटर हमारा लिक्विड है, शुगर हमारा सॉलिड है। ठीक है, क्वेश्चन में एनसीईआरटी में कि शुगर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, क्योंकि शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसका आप जिस कंटेनर में डालेंगे उसमें वो क्या करेगा, आ जाएगा। लेकिन जो शुगर होता है उसके क्रिस्टल का शेप फिक्स रहता है, तो फिक्स शेप को होल्ड करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, आप उसका लैंग्वेज देख सकते हैं। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या है, गैसियस स्टेट में। तो हम लोग देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, गैस में। ऑर्डर क्या दिया हुआ है कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो सबसे कम हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिक्विड, तो ये हमारा वाटर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया शुगर, तो ये शुगर हो गया। इन सब के केमिकल फार्मूला भी आपको धीरे धीरे पढ़ने हैं। क्लास 9 में जब हम लोग चैप्टर 4 में जाएंगे, चैप्टर 3 में जाएंगे, है ना, चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसका मेथड पढ़ेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड होता है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग अभी शुगर का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का तो O2 होता है, ये ना वाटर का शुगर वगैरह का हम लोग अच्छे से डील करेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें थोड़ा हम लोग टाइप्स ऑफ शुगर देखेंगे। ठीक है, तो सब बाद में करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नाम और केमिकल फार्मूला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम ऑक्सीजन में क्योंकि ये गैस है, उससे ज़्यादा वाटर में क्योंकि ये लिक्विड है, और सबसे ज़्यादा हमारा शुगर में क्योंकि ये सॉलिड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो जब बर्न होता है तो अगर बॉइलिंग वाटर से हुआ तो भी बर्न होता है, स्टीम से हो जाए तो भी बर्न होता है। ठीक है, तो दोनों में से ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा हार्मफुल बर्न कौन सा होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि स्टीम बर्न्स आर मोर पेनफुल देन बॉइलिंग वाटर बर्न्स। ठीक है, तो स्टीम से जो बर्न होता है वो ज़्यादा पेनफुल होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों, या इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, पर वही है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का था। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा जो स्टीम होता है वो कन्वर्ट होता है 100 डिग्री के बाद, है ना, 100 डिग्री में स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वाटर भी होता है, तो फिर से मेल्टिंग वाला ही क्वेश्चन आ गया फ्यूजन में भी। ठीक है, तो वहाँ पर वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी था एज कम्पेयर टू आइस। तो उसी प्रकार जब वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा तो गैस के पास ज़्यादा एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो वेपर या स्टीम बोलते हैं उसको, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी हो गया, तो उससे जो बर्न होगा वो ज़्यादा पेनफुल होगा या ज़्यादा सीवियर होगा। तो हम लोग देखते हैं स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर विच इज प्रेजेंट in the form of latent heat of vaporization, therefore steam causes more severe burns as compared to what आप लैंग्वेज पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो नेफ्थलीन बॉल्स होता है, ठीक है, यूज़ हम लोग करते हैं घर में। तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होता है तो वो क्या करते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं डायरेक्ट गैस में, लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि वो सबलाइम सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं गैस स्टेट में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो क्वेश्चन है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, क्योंकि जितना भी सॉलिड वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर ओवर टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन
विच इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस डायरेक्टली। अगला हमारे पास है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, तो परफ्यूम का जो हमारे पास स्मेल होता है वो आ जाता है, दूर से ही आ जाता है, ये हमें पता है। ऐसे अगरबत्ती का जो स्मेल होता है इंसेंस स्टिक का, वो भी दूर से ही आ जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 11th है, लास्ट क्लास है चैप्टर 1 की। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो हमारा लिक्विड हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस हमें ध्यान रखना है सॉलिड लिक्विड दोनों होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में भी लिक्विड और वेपर या गैस हमारा दोनों होगा, और वाटर वेपर बोलते हैं वाटर के लिए। ठीक है, अगला है गिव टू reasons to justify water at room temperature is a liquid and an iron almirah is a solid at room temperature। तो हमें 2 रीज़न लिखने हैं। ठीक है, तो एक रीज़न तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और दूसरा रीज़न मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इनसे टेम्परेचर ज़्यादा है कम है या बीच में। ठीक है, तो पहला देखते हैं एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड फ्लूइडिटी इट फ्लोज। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा रीज़न है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ या 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है। तो आप थोड़ा स्पेस दे के अच्छे से लिखिएगा, है ना। तो द मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज बिलो रूम टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस इज अबव रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। आयरन एल्मीरा के केस में देखते हैं रूम टेम्परेचर आयरन हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये वन रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अबव द रूम टेम्परेचर, हेंस एन आयरन एल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अगला हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास कोई मैटर है तो एक फिक्स टेम्परेचर में अगर वो टेम्परेचर जो फिक्स्ड है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बीच में है तो वो लिक्विड है, और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो वो गैस हो गया। अगला देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमारे पास वाटर है, शुगर है और ऑक्सीजन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग स्टेट देखें तो ऑक्सीजन हमारा गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम गैस में होगा तो ऑक्सीजन। ऑर्डर का ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऑक्सीजन, फिर वाटर और फिर शुगर। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि स्टीम बर्न्स आर मोर पेनफुल देन वाटर बर्न्स, व्हाई? ठीक है, क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा, हैंस सीवियर या स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और दूसरा वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं? वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, सबलाइम होते हैं, तो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, सॉलिड क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो नेफ्थलीन बॉल्स disappear over time without leaving any solid because they undergo sublimation, which is the process of changing from a solid to a gas directly। ठीक है, परफ्यूम के केस में क्या होता है? वी कैन स्मेल या ऑफ हटा देते हैं, वी कैन गेट द स्मेल तो ऑफ आ जाता, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या होता है कि द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे ये परफ्यूम है, स्प्रे है, तो यहाँ पर जब हम स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ये जो सब पार्टिकल्स हैं यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर कम होंगे। ठीक है, इस जगह। ओके, तो क्या होगा? जहाँ पर हायर कंसनट्रेशन मतलब मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ से पार्टिकल मूव करेंगे, गैस के पार्टिकल्स है तो मूव करेंगे चारों तरफ। ठीक है, तो क्या होगा? हमें फिर स्मेल आएगी सेवरल मीटर्स दूर तक। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इन डिफ्यूजन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन एरिया, द परफ्यूम पार्टिकल्स दैट आर कंसनट्रेटेड वेयर इट इज़ अप्लाइड। तो जहाँ स्प्रे करते हैं, जहाँ अप्लाई करते हैं परफ्यूम, वहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। दे मूव टू अदर लेस कंसनट्रेटेड एरियाज, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव फास्टर एंड कवर द होल स्पेस। नोट में देखते हैं, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू सरफेस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस। इसलिए वहाँ पर जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि एयर का कंसनट्रेशन कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है।
हैंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है प्रेशर पर भी, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग नॉर्मल प्रेशर लेते हैं 1 atm, ठीक है। पर जैसे जैसे प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। तो जब हमारा प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, एट हायर अल्टीट्यूड्स। इसका और भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, इसको भी देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हायर अल्टीट्यूड पे जो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, तो कम टेम्परेचर पे ही वाटर उस प्रेशर को अचीव कर लेता है, मतलब वेपर प्रेशर सेम हो जाता है और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो इनके कॉन्सेप्ट भी यहाँ मैंने डायरेक्ट से स्टेटमेंट लिख दिया। वेपर प्रेशर वगैरह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको 12th में भी इसे पढ़ना है, ठीक है। पर अभी मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज ऑफ स्टेट। तो ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ डायग्राम दिया। तो सॉलिड से लिक्विड जब जाते हैं तो ए हो जाएगा मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड तो हमारा डीप फ्रीजिंग हो जाएगा। फिर लिक्विड से गैस तो ये हमारा हो जाएगा वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट, और गैस से जब लिक्विड जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन, ठीक है। उसी तरह जब सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे गैस में, तो गैस में क्या होगा, तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हीट इंक्रीज़ करना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब गैस होता है, तो इंक्रीज़ ऑफ हीट, ये सिंबल इंक्रीज़ का हो गया। और डिक्रीज़ ऑफ प्रेशर, प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और उसी तरह जब गैस से हम लोग डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि गैस के पार्टिकल चारों तरफ होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है। स्पेस कम करना पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस जाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, सब्लिमेशन, और जब गैस से हम लोग डायरेक्ट सॉलिड जाते हैं तो F हमारा डिपोजिशन हो गया। तो ये हमारा हो गया सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, मेल्टिंग या फ्यूजन और फ्रीजिंग। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 1 पूरा किया। आप इसको क्लास 1 से रिवाइज करिएगा और भी क्वेश्चंस करिएगा, पर NCERT के अपलाइन पढ़िएगा एक एक, और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जितना हो सके ना। अगर नहीं भी समझ कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में रुकिएगा नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा किया। अगली क्लास में हम लोग और चैप्टर नंबर 2 इसी तरह शुरू करेंगे, और बीच बीच में हम लोग कभी आगे के भी इसकी क्लास कंटिन्यू करेंगे जिसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर 1 पूरा करते हैं। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और धीरे धीरे साइंस NCERT क्लास 9th में आगे बढ़ेंगे।